प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है और आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। निफ्टी आपके सामने अब 60 अंक के लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 17,870। निफ्टी बैंक में आप 58 अंक की वृद्धि देख रहे हैं, 39,823। लेकिन काफी बढ़िया मोमेंटम हम लोग मिड कैप और लार्ज कैप सरकारी बैंक्स में ट्रैक कर रहे हैं और पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चहकता हुआ। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उनकी क्या रणनीति रहेगी। कुमार साहब। शायद जी एक चीज तो है कि सुबह का आज एक पॉइंट था 18,000, जहां पे अगर आप देखें 62 लाख का ओवाई था, ओवाई इंटरेस्ट था। कल जहां पे करीब 8 लाख शेयर कम हुए थे, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग वो लेवल नहीं निकल पाया। निफ्टी के अंदर वो मार्केट डेप्थ नहीं थी जिसने अगर आप देखें उसको काटने में मदद करता, तो बैंक निफ्टी तो बैकफुट पे आ गया। लेकिन शैल जी बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं और एनबीएफसीज को देखूं तो उनको देख के लगता है कि एक पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग में ट्रेड में रहेगी। अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आने देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 39,500 के ऊपर ये स्ट्रांग है, स्टेबल है। ये साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि बॉस 39,500 का जो पुट राइटर है कल का, वो अभी तक डटा हुआ है। तो बैंक निफ्टी पर नजर रहेगी शैल जी। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, एनबीएफसीज और बैंक निफ्टी की किसी कॉल पे ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द आई थिंक नेक्स्ट 90 मिनट्स में फोकस करना चाहूंगा। फिलहाल एक टर्बुलेंस है, इसको निकल जाने देते हैं, उसके बाद फोकस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग, स्टेबल और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोस्ट करता है। एक काम करते हैं, मुलाकात करते हैं आज के पैनल से, और इस पैनल में मौजूद रहेंगे आज हमारे साथ इस 2 से लेकर 3:30 तक के कार्यक्रम में मयूरेश जोशी। पैनल आपकी स्क्रीन पर आएगा। आइए करते मुलाकात। असित बरुणपाथी, आशीष बाहेती, राजेश सतपुथे, राजेश पालवी और माफ कीजिएगा राजेश पालवी होंगे, प्रकाश काबा होंगे, श्रीकांत चौहान होंगे, साथ ही साथ रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। 2:40 पे आज रेडिको खेतान के बोर्ड रूम में बातचीत करेंगे दिलीप भाटिया साहब से। एग्जैक्टली उनकी अगर आप देखें तो सोच क्या है इस पर कारोबार को लेकर, फ्यूचर्स के प्लान, ग्रोथ कैसी दिख रहे हैं इस कारोबार में, धंधे में इस वक्त, वो उनका आउटलुक, मार्केट आउटलुक नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जानेंगे। ये दीपावली की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक खास भेंट है सीएनबीसी आवाज की आपके लिए। उसके बाद सुमित से बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर्स पे। यकीन मानिए एसबीआई, आयशर और साथ ही साथ बाटा, ये 3 महत्वपूर्ण नंबर आने हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग चेक लेंगे यदि से 2:50 के आसपास, और फिर 3:10 पे मैं और शैल जी शुरू करेंगे बीटीएसटी का क्रम, यानी मोमेंटम कॉल्स। शैल जी चलिए, आपके सामने फिलहाल एक लाल निशान और सेल ऑफ निफ्टी बैंक में भी आपको आता हुआ दिख सकता है, कम से कम फ्यूचर्स में। लेकिन जरा स्टॉक पिकिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असित बरन जी, आशीष बहेती जी। असित जी बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून सर। मैं पहले देखूंगा एसएससी को। एसएससी को अगर हम इस लेवल पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑफ 2385, मुझे लगता है कि 2450, 2440 इस रेंज तक जा सकता है। डिसेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टर पे, एंड जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, मुझे लगता है कि एसएससी में फर्दर अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। मेरा पर्सनली कोई इसमें ट्रेड नहीं है, बट आई एम लुकिंग टू गो लॉन्ग इन एसएससी इन टाइम टू कम। अच्छा, 2390 आपके सामने स्क्रीन पर है। 4 और 4 8 दिन की यहां पर आप लगातार तेजी देख रहे हैं। और आज सुबह आशीष चतुर्मुता साहब ने भी आपको एसीसी पर एक लॉन्ग कॉल दिया था। इस ट्रेड को हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। एक रणनीति आप दोबारा असित जी सेट करेंगे क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? यहां पर हम लोगों को नतीजों का इंतजार है और काउंटर आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा पॉजिटिविटी में। यहां पर आपकी टिप्पणी, सुबह ये आपका मेन कॉल था। जैसे लाइक अभी मोमेंटम ज्यादा नहीं है, बट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को हम रख सकते हैं। वीओ का प्राइस पहले हमारा स्टॉप लॉस था 512। अगर कोई इसको ट्रेल करना चाहता है तो 516, 517 के लेवल पे ला सकते हैं। बट आई एम स्टिल पॉजिटिव इन स्टेट बैंक। मुझे लगता है कि वो ट्रैक्शन देगा जिस हिसाब से हमें प्रूवमेंट बन रहा है इसमें। सो 517-18 का स्टॉप लॉस ला सकते हैं, बट स्टेट बैंक टू बी लॉन्ग।
चलिए, तो ये दो कॉल्स आपके सामने हैं, एसीसी और एसबीआई 80G की तरफ से आती हुई। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में हम लोग अपडेट करते हुए दिखेंगे अपने ट्विटर हैंडल्स पर और स्क्रीन पर। जोड़ते हैं आशीष बहेती जी को। आशीष जी, क्या रहेगी आपकी पहली पसंद? सर, गुड आफ्टरनून विनय जी। मेरी पहली पसंद है, एक सेल कॉल है, वो है मेटल सेक्टर से टाटा स्टील में। कल सेल के नंबर्स के बाद पूरे स्टील में एक ब्रेकआउट दिखा था, बट आज वो पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया है। टाटा स्टील में काफी प्रेशर सुबह से दिख रहा है। हमें लगता है कि ये जल्दी 1300 तक के लेवल्स इसमें दिखा सकता है। 1360 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे सेल किया जा सकता है 1300 तक के टारगेट्स के लिए। 1300 तक के अगर आप देखें टारगेट के लिए, आप इसे सेल कर रहे हैं। सेल कॉल इन टाटा स्टील 1334 पर आप देखें ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी नमस्कार, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। आपका कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का। गुड आफ्टरनून विनय जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, और सभी दर्शकों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएनबीसी परिवार को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की अग्रिम बधाई। अभी जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर से, और डीएलएफ हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी देखने को मिली, कल के सेशन में भी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। और स्टॉक में अगर देखें तो जो एक मूव हमें मॉर्निंग में देखने को मिला था, उसके बाद काफी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी स्टॉक में ड्यूरिंग द डे देखने को मिली। हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से बाय करना चाहिए। फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे हैं करीब 426 के आसपास। इसमें हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 419 का, और टारगेट हमें लगता है डीएलएफ में जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 438 से लेकर 445 तक के। तो डीएलएफ हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है रियल एस्टेट पैक से। डीएलएफ आज सुबह मायास की कॉल भी थी, याद रखिएगा, और डिस्कशन में निकल के भी आई थी, तो उन्होंने एक बाय कॉल दी थी। चलिए, तो हो गया डीएलएफ कन्विक्शन ट्रेड राजेश पालवे जी का। प्रकाश गाबा सर नमस्कार, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। नमस्कार विनय, मैंने चुना है आज बाटा। बाटा का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 2-3 दिन से एक अच्छी कंसोलिडेशन देख रहे हैं और एक अप्रूव शुरू हुआ है, अभी नहीं हुआ। 2005 का स्टॉप लगाइए बस। टारगेट 2070 से 2100 तक पॉसिबल है। ये अप्रूव है और इसमें मोमेंटम भी है और ये वहां तक जा सकता है 2070 to 2100 तक बाटा। रियल एस्टेट, एफएमसीजी, स्टील और सीमेंट में फिलहाल आपके सामने बढ़िया लॉन्ग साइड ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। और बाटा का स्टॉक सर पर दौड़ता हुआ अपने नतीजों से पहले 2045 का उच्चतम लेवल यहां पर हम लोग आते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। मयूरेश जी, कुछ आपको बाजार में खनकता हुआ दिखता हो तेजी की तरफ? ये तो सीमेंट, शैल सर गुड आफ्टरनून विनय जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो सीमेंट एक स्ट्रक्चरल आई थिंक एक अर्निंग साइकिल के कगार पे खड़ा है। मुझे लगता है आई थिंक जो ये तिमाही के नतीजे रहेंगे, आई थिंक द वर्स्ट विल प्रॉब्ली बी ओवर और नेक्स्ट क्वार्टर में, बट आई थिंक फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स पे जबरदस्त तरीके से एग्जिबिट होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ अगर ये स्टॉक्स गेन करते हैं, अल्ट्राटेक हुआ, ईसीसी अंबुजा हुआ, तो ये क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा है। हाउएवर आई थिंक हमारी ट्रेडर्स पे टीम को, जैसे मैंने सुबह कहा था, ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज थोड़े अच्छे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल मूव। इनफैक्ट हमारी जो संपर्क पिक है ट्रेडर स्मिथ में, अशोक लेलैंड, इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू विद। मुझे लगता है आई थिंक जो ये नए 2 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं शैल सर, एमएचसीवी के लिए और एलसीवी के लिए, ये 2 प्लेटफॉर्म इनके लिए मार्केट शेयर गेन जबरदस्त तरीके से लेके आएंगे अगले कुछ तिमाहियों में। दूसरा आई थिंक जो हम लेवरेज की बात करते हैं, जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर बैलेंस शीट्स पे देखा है, स्टील कीमतें, एल्यूमिनियम कीमतें, लेड कीमतें आई थिंक बढ़ी है। आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली इम्पैक्टेड रियलाइजेशंस, क्योंकि रियलाइजेशंस पे थोड़ी हिट जरूर लेनी पड़ रही है सारे प्लेयर्स को, अलॉन्ग विद सेमीकंडक्टर इश्यूज। बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन शुड रिवर्ट बैक टू नॉर्मल लेवल्स अराउंड 9 to 10% और इसके वजह से जो ROEs हैं इसमें एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि केपेक्स बहुत ज्यादा है नहीं और वॉल्यूम लेड ग्रोथ अगले 2 तिमाहियों, बोथ बिकॉज ऑफ स्क्रैपेज पॉलिसी एंड अदरवाइज बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस इज वेल, आई थिंक ये सहारा देंगे। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड पे ध्यान बिल्कुल रख सकते हैं। टारगेट्स जो ट्रेडर्स में टीम देख रही है, फर्स्ट टारगेट 162, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आई थिंक 136 के आसपास रखा जा सकता है। 1
तो ये व्यू आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, एक सेक्युलर रैली जो हम लोग सीमेंट में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण जी, और दिल्ली की गलियारों से आपके साथ एक बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। लक्ष्मण जी बताइए, क्या कदम उठाती हुई दिख रही है सरकार? पहले तो फर्टिलाइजर, जो फिजिकल स्टॉक्स हमारे पास फर्टिलाइजर्स के हैं, उस पर टिप्पणी कीजिए। बताइए क्या स्थिति है और क्यों सरकार चिंतित है? देखिए, सरकार चिंतित है, इसके पीछे असली वजह यह है कि फर्टिलाइजर का जो भंडार है, जो स्टॉक है, वो पिछले साल के इसी तारीख के मुकाबले करीब 1/3 कम है यहाँ पे। यानी पिछले साल 31 अक्टूबर को जितना फर्टिलाइजर का स्टॉक भंडार था सरकार के पास, आज उसमें 35% से ज्यादा एक कमी आने को दिख रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें डीएपी, जिसकी सबसे ज्यादा मांग रहती है, पिछले साल 31 अक्टूबर को ये करीब 45 लाख टन के आसपास सरकार के पास स्टॉक था, लेकिन इस साल 31 अक्टूबर तक मुश्किल से 14.5 लाख टन है। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एमओपी का स्टॉक पिछले साल जहां 21.7 लाख टन था, वो अब घट करके 7.82 लाख टन रह गया है। यूरिया का स्टॉक भी पहले जहां करीब 80 लाख टन हुआ करता था, वो अब घट करके करीब 52-53 लाख टन हो चुका है। और यही वजह है कि सरकार इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि इंपोर्ट महंगा है, इंपोर्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए सरकार अब इसके लिए ठोस रणनीति बनाने में जुट गई है। चलिए, तो ये तो आपके सामने एक ब्रॉडर पिक्चर है कि जिस हिसाब से आपने कमी आती हुई देखी है ग्लोबली फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में, जो हमारे देश के इंटरनल स्टॉक्स हैं वो भी इस बहुत ही अहम और एसेंशियल कमोडिटी के कम होते हुए दिखे हैं। अब ये बताइए लक्ष्मण जी, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, इसमें सरकार कहे तो नियमित तौर पर लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। जो फर्टिलाइजर मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, सबके साथ बैठकर चल रहा है, और इसमें खास रणनीति बनाई गई है। रणनीति यह है कि पहली बात तो ये कि डीएपी की मांग चूंकि ज्यादा है, तो जो कंपनियां एनपीके बनाती हैं, उन कंपनियों से कहा गया है कि एनपीके तो बनाइए, लेकिन उस प्लांट का जो कैपेसिटी है उसका एक बड़ा हिस्सा आप डीएपी बनाने में इस्तेमाल करिए। इसमें खासतौर से कोरोमंडल फर्टिलाइजर, इफ्को जैसी कंपनियां शामिल है, जो अब एनपीके की बजाय एक ज्यादा हिस्सा डीएपी बनाने में जुट गई हैं, क्योंकि उसकी मांग काफी ज्यादा है और सरकार ने ऐसा निर्देश भी दिया है। दूसरी बात कि इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही साथ बहुत ज्यादा रश मत करिए, जाइए नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आपसी समझबूझ से, तालमेल से ही जरूरत के मुताबिक किस्तों में इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तीसरी बात, जो पाइपलाइन में जो कॉन्ट्रैक्टर के पास, ट्रेडर के पास जो फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, उसको निकालिए, उसकी पहचान करिए, वो किसानों तक पहुंचाइए। तो सरकार की कोशिश ये है कि किल्लत ना रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कई जगह से किसानों की तरफ से प्रदर्शन और खबरें आ रही है, मतलब जमीन पर किल्लत पहुंच चुकी है। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल राय देते हुए दिख रहे हैं लक्ष्मण रॉय साहब, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन एक कंपनी जो सरकार से जुड़ी हुई है इस काम में, जो कि रॉय साहब ने आपको बताया, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहां पर जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, अगर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट देखें तो ये बढ़िया स्विंग ट्रेड के लिए तैयार है। वॉल्यूम आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। लगभग 3,21,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए चार्ट्स पर कोरोमंडल आपको कैसा लगता है? अभी भी 200 डीएमए के नीचे। जी, ये स्टॉक में 2-3 वीक से हमने देखा कि एक प्रेशर जरूर स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन जो लोअर साइड से स्टॉक ने जो बेस बनाया, पिछले 3 वीक का सेटअप देखें तो स्टॉक में जो बेस बने करीब 775 के आसपास, वो प्रीवियस स्विंग लो को उसने वॉयलेट किया और वहां से आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से स्टॉक में अब रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये एक्सटेंड होना चाहिए पुलबैक यहाँ से 825 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा इस पुलबैक का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पुलबैक का एक ट्रेड यहाँ से बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। 785 ये ट्रेडिंग स्टॉक को हम सजेस्ट करेंगे बाय करने के लिए। 820, 825 इसके पहले लक्ष्य होंगे। अगर ये स्टॉक 825 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें अपसाइड और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको 840 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो स्टॉक में ऑलरेडी 2-3 वीक का एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और अब जो रिवर्सल बना है, हमें लगता है स्टॉक यहाँ से 820, 825 की तरफ पुल बैक दिखाता हुआ दिख सकता है।
लक्ष्मण जी, दो तीन बातें आप और बताएं। क्या विदेश के बाजार में जहां से हम लोग फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं वहां पर भी कोई कदम सरकार आपको उठाती हुई दिखती है, जैसे कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट बढ़ाया जाए या कम से कम ड्यूटी कम की जाए ताकि प्राइसेस भी थोड़े कम रहे और फर्टिलाइजर भी आपको विदेश से भारत में आता हुआ दिखे? देखिए, इसके लिए सरकार दो रणनीति अपना रही है। पहली बात तो ये कि इंपोर्ट से जो फर्टिलाइजर आता है, रॉ मटेरियल आता है, उस पे चूंकि कंपनी की लागत बढ़ जाती है, तो कंपनियां पिछले दिनों इंपोर्ट करने से संकोच कर रही थी, इंपोर्ट नहीं के बराबर कर रही थी। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया था और कहा था कि आपकी इंपोर्ट लागत जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से हम आपको सब्सिडी दे देंगे। दूसरी बात कि सरकार यहाँ पे कह रही है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करिए और एक बड़ी मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट के लिए मत जाइए। एक कंपनियों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके बनाया गया है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इंपोर्ट करना सरकार के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं माना जा रहा है, इसलिए सरकार फिलहाल ये अलग अलग रणनीति अपना रही है कि इंपोर्ट के अलावा दूसरे रास्ते क्या है और इंपोर्ट किस्तों में करके सरकार इस दिक्कत को दूर करेगी। और फर्टिलाइजर मंत्रालय का कहना है कि इस महीने यानी नवंबर के महीने में जो फर्टिलाइजर की मांग होगी उस मांग के हिसाब से हम सप्लाई करना सुनिश्चित कर देंगे, ये सरकार आश्वासन दिला रही है। चलिए, ये आपके सामने खबर दिल्ली से आती हुई दिख रही है, जो कि फर्टिलाइजर की इन्वेंट्री हमारे देश में कम है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाती हुई। स्क्रीन पर आपके सामने डाबर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। यहां पर जो फिलहाल मुनाफा है वो है 505 करोड़, अनुमानित था 490 करोड़ और जो आय है वो है लगभग 2818 करोड़, मुकाबले जो कि अनुमान था 2670 करोड़। वॉल्यूम्स जो कि एक बहुत ही अहम चीज है जहां पर आप एफएमसीजी काउंटर्स को ट्रैक करते हैं, यह है 10% और मुकाबला था 4 से 5% के अनुमान का। ये फिलहाल आपके सामने यहां पर डाबर के नतीजे आते हुए दिखते हैं। कुछ ही समय में हम लोग एक कंपैरेटिव चार्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन तब तक असित जी से जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनके पास जो कॉल है वो किससे संबंध रखती है। असित जी। सर, ये मेटल सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है। मैं जिंदल स्टील का 420 का पुट लेना चाहूंगा। आई थिंक इट्स अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 20 रुपीज with a stop loss of around 17. I think for a target of around 26-28 for the first target. Decent open interest है and मुझे लगता है कि एक बार ये 420 के नीचे जाएगा तो उसमें और भी रेंज खुल सकता है। मेटल इज लुकिंग वीक, सो जिंदल स्टील का 420 का पुट लेना चाहूंगा with a stop loss of around 1670 रेंज में। ओके, जिंदल स्टील का अगर आप देखें, आप 420 का पुट लेंगे। अभी कुछ देर पहले टाटा स्टील पे एक सेल कॉल आई थी और उसके बाद अब जिंदल स्टील पे असित की एक पुट ऑप्शन का विकल्प आता हुआ 420 की पुट ऑप्शन, याद रखिएगा, स्टॉक डीलो की तरफ आता हुआ। इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें जीएसपीएल मुनाफे के नंबर्स भी आते हुए आप देखें, यहाँ पे आंकड़ा आएगा, डाबर का आया, उसके बाद यूनियन बैंक के नंबर्स भी आए और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो अब मैं आपको यूनियन बैंक के नंबर्स बताऊंगा कुछ देर में, लेकिन ये आपके स्क्रीन पर आप देखें जिस पे मुनाफा करीब है 2584 करोड़ रुपए, जो कि 2602 करोड़ रुपए की अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन थी 2602 करोड़ की एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप देखें जिस प्रकार का हमने मोमेंटम सेल के नतीजों में देखा था वैसा कुछ यहां पे नहीं है। आय करीब 13,612 करोड़ रुपए की रही, जो कि एक्सपेक्टेशन थी करीब 13,800 करोड़ के आसपास। तो मुनाफा और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टॉप लाइन का जो आंकड़ा है वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अगर आप देखें नीचे है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है रेवेन्यू में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो करीब 250 करोड़ रुपए का, और एबिटा यहां पे करीब रहा है 4,594 करोड़ रुपए का, और यहां एक्सपेक्टेशन थी करीब 4,758 करोड़ रुपए। यानी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दोनों में अगर आप देखें करीब 200-250 करोड़ रुपए का एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मुनाफा 2584 करोड़ रुपए, 2602 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे स्टॉक डीएलओ की तरफ फ्लो करता हुआ और एग्जैक्टली अब जाके अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ। याद रखिएगा अर्निंग्स भी है, अर्निंग्स का इंपैक्ट भी है, और अभी यहाँ पे 420 का पुट ऑप्शन अगर आप देखें तो आसित ने यहाँ पर कहा भी है। आसित एक बार जरा प्लीज आसित का ट्रेड लेके आइएगा, जरा पुट ऑप्शन का उसका एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर भी है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नंबर्स के आधार पर आप देखें डेलो की तरफ फ्लो करता हुआ 422। अभी कुछ देर पहले एक इसने लो क्रिएट किया था 421 का इन रोलिंग यानी फ्यूचर्स पे, यहाँ पे 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। 2145 पे पुट ट्रेड करती हुई 28 रुपए के टारगेट के लिए।
जीएसपीएल का जो नतीजा है थोड़ा सा अगर आप देखें स्ट्रीट के अनुमान से थोड़ा सा कमजोर है और अब ये स्टॉक जो है वो 420.55 डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार डाबर को भी देखते हैं। डाबर एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या करता हुआ, डाबर अब 599.90। आप समझ लीजिएगा कि हालांकि नंबर्स डाबर के हर पैमाने में अच्छे थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से, लेकिन कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा रिजल्ट्स के बाद इस बार प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा ही रहे हैं। अब देखिए 604 था स्क्रीन पे, अब 593 रुपए रह गया डाबर। तो आपकी स्क्रीन पे डाबर एक डिसअपॉइंटमेंट, आई मीन टेक्निकली आता हुआ, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हुए लोग, और जीएसपीएल अब डीलो की तरफ बढ़ता हुआ। डाबर पे एक टेक चेक दीजिएगा प्लीज राजेश पालवे जी। ये स्टॉक अब 100 डेमा के नीचे फिसलता हुआ, थोड़ा सा रिस्की इसलिए लग रहा है क्योंकि 592 उस लो की डिरेक्टरी है जो इसने 200 डेमा के ऊपर क्रिएट किया है। आपकी राय, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? तो बिल्कुल विनय जी, देखिए रिजल्ट का रिएक्शन जरूर स्टॉक में देखने को मिला, और अगर हम इसका वीकली सेटअप भी देखें तो पिछले 5-6 वीक से स्टॉक एक प्रेशर में देखते हुए मिल रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है स्टॉक में और भी यहाँ से लोअर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल के हिसाब से हमें लगता है अब जब तक ये स्टॉक 600 के ऊपर वापस क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ से और प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड पर हमें लगता है ये 580 की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है स्टॉक। तो शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 602 का, लोअर साइड पे टारगेट होंगे 585 और 580 तक के। चलिए, आपके सामने बढ़िया ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर डिस्कस होते हुए दिख रहे हैं। रेड साहब जरा यहाँ पर जोड़िए राजेश पालवे साहब को और उनके सामने प्रस्तुत कीजिए जो तेजी हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में। यहाँ पर अब जिक्र होगा आईबी रियल एस्टेट का। दिन के उच्चतम लेवल 177 रुपए के आसपास ये चलता हुआ दिख रहा है, और आज का जो टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है वो भी है निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स। यहां पर ये बताइए पालविया साहब, पोजिशनली कहा जा रहा है? अब 178 का प्राइस तो कैश में हो गया, और आप ये देखिए कि दिन में भी आप काफी रैली देख रहे हैं, लेकिन पोजिशनली बताइए ये काउंटर कहां जाता हुआ दिख रहा है? वॉल्यूम देखें तो कम से कम 15 दिन का हाईएस्ट लेवल आपको वॉल्यूम में दिखेगा। 2 करोड़ लगभग 69 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए। आपके सामने रणनीति पालविया साहब। तो बिल्कुल आईबी रियल स्टेट पे हमारा बुलिश व्यू है, और जिस तरीके से डेली सेटअप बने हैं इसके एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में काफी बड़ा कंसोलिडेशन वीकली मंथली सेटअप पे देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का इसमें एक ब्रेकआउट होते हुए भी दिख रहा है। पोजिशनली हम मान के चल रहे हैं स्टॉक में 250 से 275 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स में ये स्टॉक को ऐड करना चाहिए। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि अब यहाँ से करंट लेवल से 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें पोजिशनल बेसिस पे। 250 275 ये अपसाइड के लिए स्टॉक को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बाय करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे 170.35 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और अभी जो 2 बजे की कॉल राजेश पालवे जी की थी, राजेश पालवे जी आपका वो ट्रेड बेहद खूबसूरत रहा, और आप समझ लीजिएगा कि अभी करीब 432 का हाई लगाकर अभी डीएलएफ आया है रोलिंग में, यानी फ्यूचर्स में हाई लगाकर 430.70 पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा स्विंग दिया इस स्टॉक में फ्यूचर्स में। डाबर और नीचे खिसकता हुआ, और टाटा स्टील जो है थी आशीष बहदी जी की जो शॉर्ट कॉल थी, जरा प्लीज एक बार टाटा स्टील का एक बार चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। अभी जो फ्यूचर्स थे करीब 1320 का लो लगा के आए, इनफैक्ट 1318 का लो लगा के आए। प्लीज टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस की प्लेट लेके आइएगा। जब आशीष बहती जी ने ट्रेड दिया था तो उस वक्त 1300 का टारगेट था, याद रखिएगा, और अभी करीब 1317 रुपए का रोलिंग में ये एक लगा के आया है शॉर्ट का। अगर आप देखें स्विंग 1319 के आसपास। डाबर और खिसकता हुआ नीचे हुए 591 पे। अच्छा, अब मेटल्स में कुछ और स्टॉक्स लिखे गए जो कि सिंक करते हुए। पालवे साहब एक बार जरा आप देखिएगा एनएमडीसी को। आज इसने 20 डेमा से रिवर्सल ले लिया, मेटल्स में सॉफ्टनेस भी है, लेकिन एनएमडीसी को आज 10 डेमा के नीचे गिरता हुआ देखकर आपको कोई शॉर्टिंग का थॉट आ रहा है क्या ऐसे स्टॉक में? हम तो मेटल पैक में देखें तो कहीं ना कहीं सारे मेटल स्टॉक्स प्रीवियस स्विंग हाई को कहीं क्रॉस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी पुलबैक आ रहा है हायर साइड पे सप्लाई बना हुआ है।
तो मेटल स्टॉक्स में अगर एनएमडीसी के सेटअप को एनालाइज करें तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था 148 का, और वहीं से एग्जैक्टली जो पिछले दिनों में मूव था वहीं से सप्लाई बना। अभी जो सेटअप के हिसाब से शॉर्ट किया जा सकता है 146.50, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 146.50 का स्टॉप लॉस यहाँ से रखना होगा इस पोजीशन में, यहाँ पे इस स्टॉक को शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। लेकिन हमें लगता है इसका जो सेटअप है वो ये दिखाता है कि स्टॉक को 137 इवन 135 तक की भी डाउन साइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है नियर टर्म बेसिस में। तो 146.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है 135 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी पर आप देखिए शॉर्ट कॉल है 141.85 पे ट्रेड करता हुआ डे लो के स्तर पर। अभी जो शैल जी ने स्टॉक पर पिक किया था आईबी रियल, वो देख लीजिए जरा प्लीज, 179.85। बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अच्छे ट्रेड्स जो कि निकल रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 179.60 इस वक्त डे हाई पर ये ट्रेड करता हुआ। अब लेके आइए आप सन फार्मा। या शैल जी जी चलिए, वीरेन जी आपने जरा ध्यान दिया आईबी रियल एस्टेट पर। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा जो बैंगलोर बेस्ड स्टॉक्स हैं वो आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। शोभा डेवलपर्स देख लीजिए, यहां पर जो प्राइसिंग आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है ये है दिन का उच्चतम लेवल 856 रुपए, और वॉल्यूम आपके सामने है लगभग 7,40,000 शेयर। लेकिन ये प्रेस्टीज एस्टेट्स है जहां पर आपको वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम है आपके सामने लगभग 21,96,000 शेयर, जो कि हाईएस्ट है कम से कम महीने भर की, और आप देखिए प्राइस 460.55। यहां पर जोड़ते हैं पालिया साहब को, जानने की चेष्टा करते हैं कुछ रणनीति वो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर शुरू करें तो दूसरा दिन यहां पर तेजी का। तो बिल्कुल शेख जी देखिए, पिछले 3-4 वीक में जो एक करेक्शन था उसने एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वीकली चार्ट पे हम देखें तो एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस पुल बैक दिया है। ओवरऑल इसका सेटअप तो पॉजिटिव है। अगर इसको मंथली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो स्टॉक अपनी ब्रेकआउट टेरिटरी के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे इंटेंट है और अब वीकली और डेली सेटअप पे इसके पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है। प्रेस्टीज बिल्कुल बाय करना चाहिए, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 452 ये स्टॉप लॉस रखे पोजिशनल बेसिस पे, हमें लगता है टारगेट आना चाहिए इसके 495 से 510 तक के। तो प्रेस्टीज को बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 450 के स्टॉप लॉस से 500 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें आते हुए दिख सकती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है प्रेस्टीज और खासकर आईबी रियल एस्टेट। मेरे ख्याल से आज का वीरेन जी काउंटर होगा आईबी रियल एस्टेट। इसको अगर आपकी इजाजत हो तो रफ्तार का घोड़ा बना देते हैं अब 180 को पार करता हुआ। वीरेन जी जी हाँ, रफ्तार का घोड़ा अगर आप देखें तो इस वक्त आईबी रियल है और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट द स्विंग 179 के जोन पे इस पर करीब 17 रुपए ऊपर, यानी फीसदी के लिहाज से लगभग 11% ऊपर। उसके बाद आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को, उसके बाद देखिए आप डीएलएफ की कॉल को, राजेश पालवे जी की 432 पे आके ट्रेड करते हुए ग्रेट 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 अगर आप देखें अच्छा स्विंग मिलता हुआ। रफ्तार का घोड़ा इस वक्त इंडिया बुल्स रियल आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 180 की दहलीज पर रहा है। राजेश पालवे जी ये बताइएगा, मैं आप क्योंकि आज आपकी अगर आप देखें छुरी जो है वो काफी धारदार लग रही है, शार्प लग रही है, ये बताइए सन फार्मा पे आपका टेक क्या है? 833 रुपए। कैंडल ने आज की लोअर शेडो ने 3 दिन की कैंडल्स को कवर कर लिया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें मोमेंटम का इंडिकेटर होता है लोअर लेवल से जो कि जनरेट होता है। 833 एनी ऑप्शन और फ्यूचर थॉट ऑन सन फार्मा? तो फार्मा सेक्टर में अगर हम एनालाइज करें तो ये ही एक एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसमें जो ब्रेकआउट हुए थे स्टॉक में वो अभी तक इंटेक्ट है, और स्टॉक अपने ब्रेकआउट के बाद हायर साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड ही हम यहाँ पे बाय लेने की सलाह देंगे। 835 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। और वीरेन जी अगर हम फार्मा सेक्टर को देखें तो पिछले दिनों में लोअर साइड से काफी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पूरे फार्मा स्पेस में भी देखने को मिला है। हालांकि अभी भी न्यूनतम चार्ट पे वो प्राइस एक्शन आना बचा है, लेकिन जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ है रोलओवर के बाद हमें लगता है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो कि एक अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो सन फार्मा के टारगेट हमें लगता है 855 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से फ्यूचर के जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 826 के आसपास,
इसमें 850 की कॉल भी बाय करके ट्रेड किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। हमें लगता है जिस तरीके से हम सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड आ सकती है, तो 20 रुपए 21 रुपए के आसपास अभी ये कॉल ट्रेड कर रही है 850 की स्ट्राइक की। इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 32 रुपीज तक के, और स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड को इनिशिएट करने का करीब 16 रुपए के आसपास। बात करते करते आप देखेंगे स्टॉक कहां से कहां आ गया, और सन फार्मा अब करीब 837 की ट्रेजेक्टरी में आप देखें ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप देखें अच्छा स्विंग पकड़ा इसने बातचीत करते करते। मीनवाइल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करता हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। तो आज कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करते हुए, और इस तेजी में एक स्टॉक और शामिल हो गया है कंज्यूमर स्पेस से, दैट इज आई थिंक टाइटन। हमारे साथ श्रीकांत चौहान और रचिता वैद्य जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, पहले मैं आपका आउटलुक चाहूंगा टाइटन पे। आप आज इस कैंडल की स्ट्रेंथ पर फोकस कर सकते हैं, और ये कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट 21 अक्टूबर के बाद के सारे क्लस्टर्स काटती हुई। आपका टेक इस वक्त टाइटन पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट अगर आज देखें तो मार्केट में इनफैक्ट वही स्टॉक्स को चुना है जहां पे धनतेरस का एक बोलते हैं कि शॉपिंग टाइम रहता है, और उस वक्त काफी सारे नए परचेसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज अगर सुबह से देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी हमने देखी, उसके बाद हमने जो भी तेजी देखी है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी, और अभी शायद मुझे लगता है कि गोल्ड और ये जो ऐसे स्टॉक्स रहेंगे गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज, आई थिंक वहां पे एक्शन बढ़ सकती है। और इसी वजह से लगता है कि टाइटन बिल्कुल आपने जो सही एक स्टॉक चुना है, क्योंकि करंट लेवल से अगर आप देखते हैं तो 2430 2440 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जहां पे ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा था। इंट्राडे चार्ट्स पे अगर आप देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है, जो 2680 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल टाइटन को बाय किया जा सकता है 2460 में। करंट लेवल्स अगर बाय करते हैं 2430 का स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट्स रखे वो कम से कम रखे 2550 के, और मैक्सिमम रखे 2650 के। चलिए, ये रणनीति आपके सामने श्रीकांत चौहान साहब देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ रचना जी का भी स्वागत करते हैं। रचना जी, बताइए कहां पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं? बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा मायूस, 36 अंक नीचे 17890। आपकी रणनीति क्या रहेगी बचे हुए 1 घंटे के लिए? जी सही बात है आपकी, कुछ काउंटर्स चल रहे कुछ नहीं चल रहे। अच्छी बात है, थोड़ा कंसोलिडेशन बचाए रखेंगे तो पूरे ट्रेडिंग के टाइम काम आएगा। और फिलहाल मेरी नजर जो है वो टोरेंट पावर पे है। टोरेंट पावर के फ्यूचर्स जो है 525 के करीब है फिलहाल। आने वाले 1 घंटे की बात करूं तो 530 का टारगेट लगाया जा सकता है यहाँ पे, और 1-2 दिन की बात करूं तो 535 एंड 538 के टारगेट्स हो सकते हैं। फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल होना चाहिए 516 पे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने देती हुई दिख रही है रचना जी। यहां पर आप देखिए फेडरल बैंक अब 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? बैंकिंग स्टॉक्स में खासा मोमेंटम। जी हाँ, फेडरल बैंक शेयर जी आज अच्छा मोमेंटम, और ये जो इसका सिंकिंग जोन था, या फिर कह लीजिए कि देखिए 2 चीजें हैं, या तो इसको आप 4 दिन में सिंक होता हुआ देखिए, या फिर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ओवरहीटेड स्टॉक था, कूल ऑफ हो गया। आई थिंक जो दूसरी टर्म मैंने यूज करी वो ज्यादा अच्छी है, कूल ऑफ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो था अपने 10 डिमा से अप्रोक्सीमेटली शेयर जी 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा था। कूल ऑफ हुआ एग्जैक्टली परसों का लो था 10 डिमा, कल खुला उसके नीचे और अब आके हाई पे ट्रेड करता हुआ। पालवे साहब 101.60 आपका टेक, 104, 106, 108 इन ट्रांचेस के लिए, इन लेवल्स के लिए क्या तैयार हो रहा है फेडरल बैंक का? कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पर आपकी अप्रोच? सेटअप पॉजिटिव है, और 4-5 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में जो वापस से ट्रेड बना है लॉन्ग साइड का, बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यूटी आते हुए दिख सकती है। हमें लगता है बिल्कुल फेडरल बैंक को यहाँ से बाय कर सकते हैं, और अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 106 तक के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 98 के आसपास का। अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 105 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। 3 रुपए 55 पैसे के आसपास अभी कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हुए मिल रहा है।
तो इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब ₹2.50 का, ₹1 का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रखे इसमें, जो कि आज का लो का ही स्टॉप लॉस रखे आज के ऑप्शन में इसमें 105 के, और टारगेट रखे इसका करीब ₹6 से ₹7 तक का। तो फेडरल बैंक का सेटअप पॉजिटिव है और 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने जो रिकवरी दी है ये दिखाता है कि वापस ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए दिख सकता है और स्टॉक में 107 तक के अपसाइड ऐसे बनते हुए दिखना चाहिए। मुख्य आपकी स्क्रीन पर देखिए फेडरल बैंक अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ फेडरल बैंक इस वक्त आप देखें तो इस स्टॉक का दबदबा है। अभी जो मैंने ट्रेड लिया था अभी कुछ देर पहले सन फार्मा का, वो ट्रेड देखिए कहां तक हो गया, करीब करीब 840 का जोन छू कर आया और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर आप देखिए सन फार्मा ट्रेड करता हुआ। फिलहाल एट द मोमेंट स्टॉक ऑफ द मोमेंट है वो याद रखिएगा फेडरल बैंक। शैल जी अब ₹101.90 हो गया, दिन के सर्वोच्च रुपए आकर ट्रेड करता हुआ। एक आउटलुक बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी लेते हैं, 102.95 हो गया ये स्टॉक। ये इस पर आशीष बाहिती साहब 103 के ऊपर जो कंफर्म अगर ये क्लोजिंग आती है तो फ्यूचर्स में इसका नेक्स्ट पोजीशन लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या होगा? जी विजय जी, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और जितने सारे पीएसयू बैंक है उसमें काफी अच्छी बाइंग कंटिन्यूअस लेवल पे दिख रही है, हर डिप को बाई किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये 110 और 115 तक की ट्रैजेक्टरी बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत जल्दी, मतलब नवंबर मंथ के सीरीज में 115 तक के टारगेट्स इसमें दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 97 का लगाकर बाइंग की जा सकती है इसमें। अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे एक खबर आती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और इसमें अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर के लिए करीब करीब 7,965 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। तो एक महत्वपूर्ण खबर अगर आप देखें डिफेंस स्टॉक्स के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, 7,965 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी मिली यहां पर। एक बार इस खबर के चलते अगर आप देखें और इस खबर के HAL से 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की मंजूरी। तो याद रखिएगा इस वक्त HAL पर एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट इस न्यूज का पड़ेगा। लेके आइए एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेके आइएगा, 12 हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण की अगर आप देखिए खरीद की मंजूरी दी है। HAL आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट इसके बाद अगर आप देखें 1337 पे यस एक अच्छा ट्रेड स्क्रीन पे विजिबल है। खबर अच्छी ये पालवे साहब 1340 आई थिंक इसको एक ट्रिगर का जरूरत था और ट्रिगर आई थिंक मिल रहा है। 1340 मेरे स्क्रीन पर प्राइस है। आज का हाई एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 एक्सपोनेंशियल नहीं है, जिसने कैप्ट करके रखा है, जिसने इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है पिछले कुछ सेशन से, एंड स्पेशली पोस्ट 22 अक्टूबर। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको स्टॉक को? 1341 नाउ। पिछले 2 दिनों से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली। हालांकि स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था वो करीब हुआ था 1560 1570 की जोन से 1250 तक, लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों में जो रिकवरी बनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये रिकवरी में स्टॉक ने अपनी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है इसका करीब 1335 के आसपास वो लेवल को हम यहाँ से रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए 1335 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज क्लोजिंग 1335 के ऊपर होती है तो हमें लगता है कि इस स्टॉक में वापस अपसाइड जो कि बनते हुए दिखना चाहिए वो आना चाहिए। करीब 1400 रुपए से 1415 रुपए तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो एक ट्रेड दिया जा सकता है लॉन्ग साइड का करंट लेवल से 1315 ये स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड का टारगेट होगा पहला 1380, दूसरा होगा 1400 तक का। बातचीत करते करते HAL 1353 पे आ गया और मैं कहता था ना न्यूज ने आई थिंक जो इसमें जो मोमेंटम लॉस्ट हो गया था ना उसको रीजनरेट करने में काफी मदद की है। लक्ष्मण जी से बातचीत करते हैं इसी अगर आप देखें संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जी ये करीब 7,965 करोड़ रुपए में HAL से अगर आप देखें खरीदारी की जाएगी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। ये जो खबर है दरअसल ये आपको बता दूं कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है उस काउंसिल की बैठक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में और उस बैठक में करीब 8,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे ज्यादा जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे थे वो HAL यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि HAL से करीब 2 से 3 सौदे यहाँ पे होंगे, 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। उसमें 12 लाइट यूटिलिटी
यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे HAL से। इसके अलावा HAL से दूसरा एक सामान जो खरीदा जाएगा वो है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है, वो भी उसका अपग्रेडेशन के लिए भी HAL से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा दो और कंपनी है, उसमें से एक है, पहले एक और बता दूं कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी HAL से एक दूसरे तरीके अपग्रेडेशन का करार किया जाएगा। और दूसरी एक कंपनी है BHEL। BHEL के लिए यहाँ पे शॉर्ट रेंज गन माउंट बिंग को बनाती है BHEL, उसके लिए करार किया जाएगा। और तीसरी कंपनी है BEL। ये BEL जो है लाइनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो है BEL से लिया जाएगा, ताकि ट्रैकिंग डिटेक्शन करना जो है ज्यादा इजी हो सके। तो यहाँ पे BHEL, BEL और HAL तीन कंपनियों से मिलकर के करीब 8,000 करोड़ रुपए के यहाँ पे सामान खरीदे जाएंगे, और इस प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्मण जी, इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए, तो अगर आप देखें लक्ष्मण जी से इस खबर का जो पर्सपेक्टिव है वो और थोड़ा समझ में आ गया। तो जिसमें अगर आप देखें ये कुल मिला के जो 7,995 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, इसमें तीन क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें ऑर्डर्स हैं, जिसमें है BEL, BHEL और साथ ही साथ HAL। HAL से अगर आप देखें बड़ा भाग होगा, क्योंकि इसमें करीब 12 हेलीकॉप्टर्स का जिक्र है। एक बार आप मयूरेश जी की स्क्रीन पर दिखाइएगा। मयूरेश, आई थिंक HAL पिछले अगर आप समझ लें कि 6 महीने का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक रहा है डिफेंस स्पेस में, अलॉन्ग विद BEL। खबर काफी अच्छी खासी है। BHEL के लिए आप देखें काफी इंपैक्टफुल खबर है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस खबर को, और डिफेंस स्पेस में से अगर एक स्टॉक एक्यूमुलेट करना हो स्टिल एट द हायर लेवल्स, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? बिल्कुल वीरू, आई थिंक HAL के लिए काफी पॉजिटिव खबर ये मानी जाएगी। और जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है इनका, आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ में ये डेफिनेटली दर्शाया जाएगा। तो जैसे आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में मोर एंड मोर ऑर्डर्स जैसे इनके हाथ लग रहे हैं, और जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा, जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहां पे आई थिंक एक अच्छी खासी उम्मीद हम रख सकते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 18 से 20% की आराम से रह सकती है। एंड इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स हैव बीन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, इसलिए आई थिंक जो रिपोर्टेड ROEs है इस पे भी आई थिंक एक अच्छा खासा इजाफा होने की पूरी क्षमता है। 21% और पे है रिपोर्टेड लास्ट ईयर, ये 24 से 25% हो सकती है अगर ये सारी चीजें कैश फ्लोज में आती है, और डिविडेंड यील्ड 2.25% की है। तो मुझे लगता है आई थिंक HAL में मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है। इसका 50 DMI आई थिंक 1356 के आसपास ही है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है और भी ये स्टॉक दूर पकड़ेगा। विद इन दिस स्पेस मुझे लगता है आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी तगड़ी है, मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है, डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, नॉन डिफेंस पे भी आई थिंक ये अपनी ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं। और इसका भी आई थिंक जो बैलेंस शीट डायनामिक्स है, ROEs हम बात करें, कैश फ्लोज की बात करें, डिविडेंड यील्ड की बात करें, ये बहुत बेहतरीन है इन द डिफेंस स्पेस इटसेल्फ। तो बिल्कुल आई थिंक HAL पे बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रह सकता है, और BEL पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, BEL से अगर आप देखें फायर कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर है, BHEL से अगर आप देखें तो शॉर्ट गन्स का ऑर्डर है, और साथ ही साथ HAL से अगर आप देखें लाइट हेलीकॉप्टर्स का अगर आप देखें 12। इस बीच अगर आप देखें बेहतरीन ट्रेड बनता हुआ इस वक्त BEL पे, प्लीज देखिए BEL, एक सेकंड BHEL भी देख लेता हूं, BHEL क्या कर रहा है। नहीं, BHEL अभी स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रहा है। BEL अच्छा कर रहा है। BEL की कल कैंडल याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि बॉस मैं सिंक नहीं हुआ और मैं 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज को वॉलेट नहीं करूंगा। पालवे साहब, आपकी राय क्या है? बहुत रेस्ट लिया इस स्टॉक ने, लेकिन इस रेस्ट मोड में भी अच्छी बात ये थी कि 100 डे में स्पेशली ये सितंबर मिड से लेकर जो बेस मेंटेन किया हुआ है इसने 190 200 का, उसको वॉलेट नहीं किया। 204.30 पर आपका कोई ट्रेड आउटलुक है स्टॉक पे? तो बिल्कुल ये 7-8 वीक से अगर हम देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, और इसने करीब 198 199 बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो लेवल को वॉलेट नहीं किया। स्टॉक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जो अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख रही है वो यहाँ से होते हुए दिखना चाहिए 208 से 210, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस अपसाइड के लिए। अगर ये स्टॉक 210 का ब्रेकआउट दे पाता है आगे आने वाले दिनों में, तो फिर यहाँ से स्टॉक के जो बड़े टारगेट बने हुए करीब बनेंगे 230 से 240 तक के। तो अभी यहाँ से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 198 के स्टॉप लॉस से बाय करना है 210 की अपसाइड के लिए। और देखें तो इस न्यूज के बाद HAL, BHEL, BEL तीनों स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है BEL भी यहाँ से 210 की तरफ मूव करते हुए दिख सकता है। स्टॉक का काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, 198 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी।
चलिए काफी एक्शन आप कम से कम BEL में तो देख ही रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल 204 और ऑल टाइम हाई यहां पर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगभग 219 220 के आसपास। जरा ध्यान बटाते हैं दूसरी तरफ, काफी टेक्निकल कॉल्स और खबरों का सिलसिला आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन अब जोड़ते हैं यहां पर दिलीप बंथिया साहब को। आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं रैडिको खैतान के। स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है यहां पर पिछले 2-1 सालों में और मल्टी बैगर कैटेगरी में आता है। बंथिया साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने यहां पर अपना इतना कीमती समय निकाला। नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे ही। इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सामने लगभग 4% का कट आता हुआ, यहां पर 69 करोड़ रुपीस जो इनकम है मुकाबले 72 करोड़ थी, और रेवेन्यू आप देखिए लगभग यहां पर 708 करोड़ रुपए रैडिको खैतान ने दूसरी तिमाही में दिया है, लगभग 12% ऊपर 630 करोड़। बंथिया साहब हम लोग देख ही रहे हैं कि काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर बहुत सारी बैलेंस शीट्स को इस वक्त झंझोड़ते हुए दिख रहा है। बताइए आपकी स्थिति क्या रही दूसरी तिमाही में रॉ मटेरियल प्राइसेस की, और आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स पर आप किस तरीके से नजर गड़ाए हुए रख रहे हैं? क्या इनपुट कॉस्ट और बढ़ेंगी? नमस्कार विनीत जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। ये क्वार्टर परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा रहा है वैसे, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो इट इज बैक टू नॉर्मल, एंड दिस क्वार्टर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। रैडिको ने अपना जो ग्रोथ किया है उसमें हमारा ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 7% रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का वॉल्यूम ग्रोथ 18% रहा है ऑन YOY बेसिस, और वैल्यू टर्म्स में 22% रहा है। जो इनपुट कॉस्ट का इंक्रीज है तो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज काफी कमोडिटीज में, पेपर, आपके पैक्स रेसिन प्राइसेस एंड all that have gone up in last 6 months quite high, 30 to 60% तक का इंक्रीज कुछ कमोडिटीज में हुआ है। बट उसका एक्चुअली जो नॉन IMFL सेगमेंट है उसमें ज्यादा असर पड़ा है। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट के अच्छे ग्रोथ के कारण ये IMFL बिजनेस जो हमारा है उसमें मोर और लेस नलिफाइड रहा। तो अब हम देखते हैं कि कमोडिटी प्राइस का जो साइकिल है वो चल रहा है, एंड अगर अभी 1-2 क्वार्टर और रह सकता है जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए, बट हमारा जो फोकस है वो है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव करके उसको मिनिमाइज करने का। तो उसी लाइन पे वी सी कि आवर मार्जिन विल कंटिन्यू टू बी here only because of the product mix improvement, and जहां तक नॉन IMFL का है तो वो इंक्रीज के अगेंस्ट में कुछ प्राइस इंक्रीज का नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी आती है तब उस पर कुछ चेष्टा करेंगे कि कुछ पास ऑन हमें मिले। जी यहां पर बंथिया साहब आपकी मार्जिन फिलहाल आती हुई दिख रही है 15.7%, और साल भर पहले यही 17% थी। ये बताइए सन 2022 के लिए आप क्या एग्जिट मार्जिन देख रहे हैं, यानी कि आखिरी क्वार्टर में क्या मार्जिन रहने की उम्मीद है, और पूरे साल के लिए आप क्या OPM टारगेट कर रहे हैं? सर इस साल का जो मार्जिन का लेवल है वो 15 और 15.5 के आसपास रहने का उम्मीद है। जो अगले साल में हम मार्जिन का, जैसे हमने पीछे भी गाइड किया है कि हम अपने प्रोडक्ट मिक्स के कारण एंड IMFL बिजनेस में हमारे जो प्रीमियम ब्रांड्स बिक रहे हैं, नए लॉन्चेस जो हुए हैं, और एग्जिस्टिंग मैजिक मोमेंट, वोडका, मॉर्फिस सुपर प्रीमियम ब्रांड भी जहां हमारा 60% मार्केट शेयर है। न्यू लॉन्च में हमारे रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट इज डूइंग वेरी वेल। जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन has been rolled out to 6-7 cities and now will be rolled out many more cities in the coming year. दूसरे 2 जो लॉन्चेस अभी नए हमने किए हैं वो एक रॉयल रणथंबोर द इंडियन क्राफ्ट विस्की, ये फर्स्ट टाइम एवर बाय एन इंडियन प्रोड्यूसर एट 1700-1750 प्राइस पॉइंट पे जो लॉन्च किया है। इसको अभी हमने 2 स्टेट में लॉन्च किया है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इस साल के अंत तक हम उसको अनदर 6 स्टेट में और ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर इसको पैन इंडिया ले जाने का प्लान है। इसका इनिशियल रेस्पॉन्स काफी एनकरेजिंग है। तो हमें लगता है कि मार्जिन जो हमारे हैं
अगले साल से इम्प्रूव होंगे बिकॉज ऑफ आवर प्रीमियमाइजेशन एंड हाई कैटेगरी लॉन्चेस। तो हमने जिस तरीके से गाइड किया था कि हम जो है कंटिन्यूसली अपने मार्जिन फ्रंट को इम्प्रूव करेंगे, दिस इज ए टेम्परेरी ब्लिप, और आगे हम जो है इन 2 to 3 years टाइम लेट टीन्स में अपना मार्जिन ले जाने की पूरी चेष्टा करेंगे कि जहां हमारा मार्जिन जो है लेट टीन्स में बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन रहे। तो मैं अब तक की बातचीत से एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आप मार्जिन्स को कहीं ना कहीं प्रेस्टीज एंड एबव सेगमेंट में ज्यादा कैपिटलाइज करके अपने सिक्योर कर रहे हैं। और आपने जैसे टिप्पणी करी कि जो आपके 2 लेटेस्ट लॉन्चेस थे, मैजिक मोमेंट डीजल वोडका और रॉयल थंबोर हेरिटेज, वो अब यूपी और महाराष्ट्र के बाद कुछ और स्टेट्स में लेके जाएंगे। सर थोड़ा सा इसी मैंने प्रेस्टीज एंड एबव सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, इसकी मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी और कितनी अगर आप देखें इंप्रूव हो सकती है, यहां पे प्राइस हाइक के चांसेस कितने और आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियम कैटेगरी। और एक और चीज सर, अगले 2-3 महीनों में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्योंकि आपने कहा अभी बातचीत में कि आप प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, तो ये अभी हमने जो लॉन्च किए हैं मैजिक मोमेंट डेजल, ये 2 फ्लेवर में लॉन्च किया है, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर। जो गोल्ड फ्लेवर है, दिस इज फर्स्ट टाइम अगेन दैट 7 फिल्टरेशन प्रोसेस से ये वोडका फिल्टर हो रहा है, और प्लेटिनम फिल्टर, गोल्ड फिल्टर इन द गोल्ड वर्जन। सो इन सब के कारण जो हम मार्जिन को जो देखते हैं वो इम्प्रूवमेंट अगले क्वार्टर, इस साल के क्वार्टर में, अगले 2 क्वार्टर में हम मार्जिन यही देखते हैं बिकॉज हम कमोडिटी प्राइस इंक्रीज भी साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो प्राइस इंक्रीज है उसका कंटिन्यूसली इंडस्ट्री अपने लेवल पे जिन स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करती है, और नेक्स्ट ईयर की एक्साइज पॉलिसी में उसमें जो प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस मिलेगा, उसके इम्पैक्ट अगले साल में आएगा। बट ये जो प्रीमियमाइजेशन है और प्राइस इंक्रीजेस जो मिलने की उम्मीद है, उसके चलते नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड वी सी अगेन दी मार्जिन टू बी इन दी इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी। जी बंथिया साहब, बहुत क्लोजली हमारी पूरी रिसर्च टीम ट्रैक करती है सारा का सारा लिकर स्पेस, और आप सोच ही सकते हैं कि जिस तरीके से सवाल आते हुए दिख रहे हैं, ये एक डीपली रिसर्च टॉपिक है। वीरेंद्र जी फोकस कर रहे हैं आउटपुट पर और मेरा ध्यान है बैलेंस शीट और पीएनएल पर। ये बताइए बंथिया साहब, आपने पहले चर्चा करी थी कि डेट रिडक्शन काफी किया जाएगा। हमारे सामने जो आंकड़े हैं, आपने अब तक जो लगभग समझिए कि 80 करोड़ रुपए बैंक्स को लौटाए हैं, और अभी भी आपके सामने लगभग 190 करोड़ की डेट है। क्या प्लान्स अगली 2-3 तिमाही में और 1 साल बाद क्या डेट पिक्चर या डेट प्रोफाइल होगी रैडिको खैतान की? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो डेट का हमारा फोकस है रिडक्शन का, उसके चलते पहले 6 महीने में हमने 79 करोड़ का डेट रीपे किया है फ्रॉम आवर इंटरनल अक्रूवल, एंड अब जो ग्रॉस डेट है वो 189 करोड़ है, नेट डेट इज 119 करोड़, जो 119 करोड़ है, विच इज वर्चुअल एट डेट फ्री पोजीशन अगेंस्ट मोर देन 1000 करोड़ ऑफ दी वर्किंग कैपिटल। जहां तक जिस तरीके से डेट कम हो रहा है, उसको देखते हुए हम अगले सालों में अपना डेट तो जीरो करेंगे ही, एट द सेम टाइम हम अपना जो मनी है उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे, जिसमें हम हायर रिटर्न निकाल सकें। तो ये सब आने वाले समय में पता लगेगा, बट अभी डेट रिडक्शन काफी अच्छे तेज गति से हो रहा है। अच्छा सर, अभी हमने इनपुट कॉस्ट की बात करी और आपने कहा कि भाई किसी तरीके से हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं प्रेस्टीज अबव सेगमेंट में। सर ये बताइए प्रश्न का जवाब कि प्राइस हाइक नियर फ्यूचर में अभी, या फिर अगर आप देखें दिसंबर के आसपास तक आते आते, आई मीन काफी ठंड के आसपास तक आते आते, प्राइस हाइक की कितनी पॉसिबिलिटी है और किन किन सेगमेंट में कितने परसेंटेज तक, और आप कंसिडर करते हैं? प्राइस हाइक्स लिकर इंडस्ट्री में जनरली वंस इन ए ईयर होता है जब एक्साइज पॉलिसी आती है। तो अभी इस समय में प्राइस हाइक्स जो है, पीछे तेलंगाना में प्राइस हाइक हुआ, केरल में प्राइस हाइक हुआ, अब ये प्राइस हाइक्स जो नेक्स्ट पॉलिसी फरवरी मार्च 22 में आएंगे, उनमें एज पर द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस,
to represent because of the input cost increase. इस बार काफी abnormally high input cost increase हुए हैं, so हमें expectation है कि अगले साल की policies में हमें commensurate with that price increase मिलेगा. But अभी at this point of time ये कह पाना कि किसके state में कितना मिलेगा difficult है. As excise policy comes, we will represent to the states. सर आखिरी में बस एक आंकड़ा चाहूंगा आपसे कि एक्सपोर्ट्स में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप फुल ईयर में? एक्सपोर्ट हमारा काफी अच्छा सेगमेंट है, बट ये पिछले 6 महीने में एक तो फ्रेट के रेट, इंटरनेशनल फ्रेट रेट्स हैव गॉन अप ड्रामेटिकली एंड 2 to 3 times in some of the cases, एंड कंटेनर की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सफर कर रही है. सो अभी हम एक्सपोर्ट इस साल में बिनाइन सिनेरियो देखते हैं. हाँ, अगर सिचुएशन जो है 4th क्वार्टर ऑनवर्ड इंप्रूव हो जाती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर, वी विल अगेन सी मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ऑल्सो. चलिए दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए, आउटलुक पे बातचीत करी, बिजनेस आउटलुक पे बातचीत करी. और सर एक बार फिर से आपको दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं पूरे CNBC आवाज परिवार की तरफ से. आपके धन्यवाद. आप सभी को भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से. जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया. टाइटन इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2473. कुछ देर पहले अगर श्रीकांत चौहान जी के साथ हमारी मंत्रणा आपने सुनी होगी, वो ट्रेड हमने पिक किया था 2473 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ टाइटन. अब एक काम करते हैं, सुमित के पास चलते हैं और सुमित से हम बातचीत करेंगे कुछ नंबर्स पे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है SBI. अब SBI अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है. दिस इज 52510 है. सुमित, कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एसबीआई केस में पहले बैकग्राउंडर ये है कि 127% ये संवत से संवत तक ऑलरेडी चल चुका है, तो एक बढ़िया तेजी, ऑल टाइम हाई पे शेयर है. और उस तेजी के साथ साथ अब जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब मुनाफे फ्रंट पर 30 से 70% के आसपास की ग्रोथ होगी वाई बेसिस पे, और 20% के आसपास की ग्रोथ होगी सीक्वेंशियल बेसिस पर. करीब करीब 7,737 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा यहां पे आ सकता है. एनआई फ्रंट पर भी 2% और वाई बेसिस पे, और रफली 4 से लेकर 5% सीक्वेंशियल बेसिस पर एक बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है. लोन ग्रोथ 5%, कुछ ब्रोकर 6%, अपर एंड पे 8% तक के आने की बातचीत है, लेकिन सीक्वेंशियली मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है. एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर फिलिप कैपिटल मानता है करीब करीब 5.2% के आसपास ग्रॉस एनपीए का नंबर होगा, 5.3% के सामने, यानी स्लाइटली डिक्लाइन ग्रॉस एनपीए में होगा, और नेट एनपीए भी स्लाइटली यहां पर गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे. तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे मोरलेस नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और एनआईएम से मोर लेस स्टेबल इस क्वार्टर में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. 3% के आसपास की एनआईएम की बातचीत है, जो पिछली तिमाही में 2.92% के आसपास थी, और पिछले साल इस तिमाही में करीब 3.3% के आसपास थी. तो वहां से एक डिक्लाइन का अनुमान है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे एनआईएम आ सकते हैं. नेट एनपीए केस में भी एक डिक्लाइन, और ग्रॉस एनपीए केस में भी एक डिक्लाइन का अनुमान बाजार लगा रहा है. और सबसे अहम आंकड़ा स्लिपेजेस, कुछ ब्रोकर्स मानते हैं 10,000 करोड़, कुछ मानते हैं 11,000 करोड़ का एक आंकड़ा होगा, लेकिन दोनों ही लिहाज से अगर देखें तो पिछली तिमाही में 16,000 करोड़ का आंकड़ा था. तो सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लिपेजेस के अंदर भी एक डिक्लाइन का आंकड़ा बाजार मान रहा है. तो मोर लेस बेटर साइड पे नंबर एसबीआई के लिए बाजार मान रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है 130% का जंप एक साल में देखा जा चुका है, तब उसके बाद शेयर कैसे रिएक्ट करता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बेहतर नंबर्स की उम्मीद बाजार ने लगा रखी है. है इस बार सुमित, चाहे स्टॉक कितना ही चल चुका हो, लेकिन अगर अच्छे नंबर पेश कर रहा है तो बाजार उसको हाथों हाथ दे रहा है. आप इस हर स्टॉक को देखिए उठा के. खैर, मैं इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लूंगा, और लेकिन उससे पहले काम करते हैं, सुमित से फटाफट बात कर लेते हैं 2 और नंबर्स के बारे में, और वो है बाटा और आयशर. सुमित, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैसी है? देखिए, शुरुआत करता हूं मैं आयशर मोटर के साथ. आयशर मोटर केस में चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, ये थोड़ा सा जरूर इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर. रेवेन्यू फ्रंट पे 8% की गिरावट का अनुमान है, EBITDA फ्रंट पे 25% गिरावट का अनुमान है, मार्जिन 4% टूट के करीब 18% के आसपास तिमाही में आ सकते हैं, और मुनाफा भी रफली 12% टूट के 300 करोड़ रुपए की रेंज में तिमाही में रह सकता है. 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल. पहला तो चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के ऊपर कंपनी कमेंट्री क्या आती है, रिवाइव कब तक होगा, डिमांड किस तरह की आ रही है फेस्टिवल में, एक्सपोर्ट मार्केट
मार्केट कैसा है, ये कुछ चीजें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। और साथ साथ इनपुट कॉस्ट ऑब्वियसली बात है वो भी बढ़ी है, तो उसका भी एक इंपैक्ट कैसा रहता है मार्जिन पे, ये कुछ चीजें हैं जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करने वाला है। इसके अलावा एक नंबर जो बाटा के आने वाले हैं, बाटा के केस में अनुमान यह है कि बेहतर नंबर शायद आ सकते हैं इस तिमाही के अंदर। रेवेन्यूज फ्रंट पे करीब 75% के एक जंप का अनुमान लगाया जा रहा है, 645 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा। एबिटा फ्रंट पर भी 90 करोड़ का आंकड़ा हुआ, जो कि 18 करोड़ था। लो बेस का सीधा सीधा इफेक्ट है। कंपनी का मुनाफा करीब 55 करोड़ है, पिछले साल इस तिमाही में 44 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 55 करोड़ का मुनाफा इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और उसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि रेवेन्यूज फ्रंट पर एक अच्छी ग्रोथ रहेगी। हाँ, सीक्वेंशियल बेसिस पे या फिर प्री पेंडेमिक लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर होगा, लेकिन अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, क्योंकि अनलॉक का भी इंपैक्ट है, स्टोर्स खुले हैं, इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन, कंपनी के नंबर्स पे होगा, तो उसको जरूर नजर रखेंगे। लेकिन यहां भी फेस्टिवल कमेंट्री और बाकी गोइंग फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी सेकंड हाफ के लिए, उस पर बाजार नजर रखेगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है। आयशा मोटर्स पर ध्यान दीजिए। एसबीआई पर एक लॉन्ग कॉल हम लोग काफी समय से ट्रैक करते हुए देख रहे हैं, और अब ये बिल्कुल सही मौका होगा बचे हुए आधे घंटे के लिए फोकस करें कि डीलिंग रूम से आपको क्या क्या एडवाइस आती हुई दिख रही है। कुछ समय के लिए आपने निफ्टी बैंक को वापस 40,000 के ऊपर जाते हुए देखा, तो देखते हैं बचे हुए आधे घंटे में क्या क्या ट्रेड आते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील पर हम लोग एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं आशीष बहिती साहब की तरफ से। यहां पर प्राइस अब 1315 रुपए दिन के न्यूनतम लेवल पर आता हुआ। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यतिन जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा है। मोता साहब। गुड आफ्टरनून शैन जी। जहां तक कि डीलिंग का सवाल है, आज फ्लेवर बैंकिंग है और बैंकिंग में भी मिड टियर बैंक्स में आपको काफी एक्शन दिख रहा है, चाहे वो बंधन बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, दोनों में ही 10-10% का आप अपटिक देख रहे हैं। लेकिन और एक बैंक जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं वो है सिटी यूनियन बैंक। सीयूबी में डीलिंग रूम्स एक बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। आज यहाँ ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 5% का एडिशन हुआ है तेजी की तरफ, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये जो ट्रेंड है मिड कैप बैंकिंग में बाउंस बैक का, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चलते हुए दिखाई देगा, और इसीलिए वो मिड टियर बैंक्स में फोकस ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा वेदांता में मिडिल स्पैक में डीलिंग रूम्स को स्ट्रेंथ नजर आती है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ आपको 325-330 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं नवंबर सीरीज में। और आज आप अगर स्पेशली देखें वेदांता में, तो लगभग 32 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में नवंबर सीरीज में ही। तो कहीं ना कहीं मिडिल स्पैक में जो इनका प्रेफरेंस है वो वेदांता जैसे शेयर्स में है, जहां आपको ऑयल, एल्यूमिनियम और कॉपर का तड़का आता हुआ दिखाई देगा। ये राय आपको आती हुई दिख रही है वेदांत में, और खासकर सिटी यूनियन बैंक में। वीरेंद्र जी, हम लोग छोटे मंझले बैंक जो ट्रैक कर रहे हैं, उनमें आपके सामने कुछ समय पहले प्रस्तुत किया गया था फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी ध्यान डालिए। यहां पर जो काउंटर है वो आपको 170 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 4 दिन की गिरावट के बाद। इत्तेफाकन 200 डीएमए भी यहीं पर है। आशीष बहिती साहब को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि यहां पर कोई बढ़िया पोजीशन ट्रेड बनता हुआ दिखे या नहीं। यहां पर वॉल्यूम है लगभग 14 लाख शेयर। बहिती साहब बताइए, सिटी यूनियन बैंक आपको कैसा लगता है चार्ट्स पर? 170.20। जी शैल सर, 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने अपने 20 डेमा के पास ही पूरा एक बेस बनाकर आज एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का अटेम्प्ट जरूर किया है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन इस पोजीशन पे बाइंग की जा सकती है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है यहाँ पे। तो 167 का एसएल लगाकर हमें लगता है अगर ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे देता 172 के अबव, तो 179 तक की ट्रेजेक्टरी आराम से इसमें दिख सकती है। तो इस लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन है सिटी यूनियन बैंक में। चलिए, ये सिटी यूनियन बैंक पे आपका टेक है। आज थोड़ा सा मार्केट में अगर आप देखें तो बस निफ्टी बैंक जो है वो डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अदरवाइज निफ्टी में अगर आप देखें तो इस वक्त अब 17,883 की रेंज में आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। टाटा स्टील की वो सेल कॉल बखूबी काम करती हुई 1315 पे अगर आप देखें डेढ़ों पे आके ट्रेड करता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर आज थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ 7721 के रेंज में आके डेलों के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो अधिकतर एग्रेसिव स्टॉक्स में जिन्होंने कल काफी सब्सटेंशियल मूव जनरेट किया था वो आके बैकफुट पे ट्रेड करते हुए। सुबह एक ट्रेड हमने लिया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की जो क्लोजिंग होगी 11 जून 2018 के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग होगी। श्रीकांत जी, एसआरटी के चार्ट को आपने रीड किया है? एक तो ये
18 सितंबर 2020 से लेकर आज के प्राइस पर भी जरा प्लीज साल भर का चार्ट दिखाएंगे। एक टिपिकल फ्लैग जो है वो ट्रेवल करता हुआ, एक टिपिकल फ्लैग जो है वो पिक्चर में है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? नंबर्स भी इनके ठीक ठाक थे। पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वीरेंद्र, आपने सही एक फॉर्मेशन की बात की है। इसमें अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन बना है और इस फ्लैट फॉर्मेशन को अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हो तो काफी अच्छा फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट में ये स्टॉक बार बार आ रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक मैग्नेटिक पावर आ चुकी है जो कि इसके प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेगी और जो इसका प्रीवियस हाई था वो था 1630 के करीब का। अगर ये क्रॉस होता है तो उसके बाद तो हमें लगता है कि शायद 1800 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, अगर आप सभी के कन्वर्जन को देखें तो काफी स्मूथ कन्वर्जन है और उसके बाद की ये रैली है। तो करंट लेवल से अगर बाय करना है तो आज के लोज वैसे देखा जाए तो 1440 के करीब के हैं और अभी चल रहा है 1560 के करीब। लेकिन अगर मैं 1500 रुपए का स्टॉप लॉस रखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 1630 जो उसके प्रीवियस हाइस थे और 1720 ये दो टारगेट्स के लिए बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितने भी बाकी सीरीज है वहां पे भी अच्छी तेजी बन रही है, तो बिल्कुल इसे करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत चार्ट है और हमारे डायरेक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैंडल स्टिक में दिखाएं। 5 दिन की गिरावट आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के ट्रेड में देख ली और ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ आपको आती हुई दिख रही है 23,57,000 शेयर में। जिस हिसाब से मूव आया है ये मान के चलिए कि जो आपने प्रीवियस रिकॉर्ड हाई देखा लगभग 1626 का, ये आपको स्क्रीन पर टूटता हुआ दिखेगा। आज नहीं तो आप समझिए इस हफ्ते आप एक शानदार मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत ही शानदार कॉल। इसके ऑप्शंस क्या काफी महंगे हैं? हाँ शैल जी, मेरे ख्याल से ऑप्शन इसके महंगे होंगे। एक काम करते हैं, उसका एक व्यू भी ले लेते हैं। कॉल लेके डॉक्टर साहब इसकी लेके आइएगा 1600 की कॉल। टाइम वैल्यू हमारे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1600 की कॉल का प्रीमियम कितना है? 54 रुपए और नहीं 57 प्रेडिक्ट करिए डॉक्टर साहब। अब नहीं, 57 रन कर गई, निकल गई अगर आप देखें तो। बाहिती साहब, पागवी साहब आप देखिएगा, आपको लगता है स्कोप या फिर अभी थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद लें? अभी ऑलरेडी काफी स्पॉट आ गया इसमें, अब 60 हो गई बात करते करते। और जिस तरीके से वीकली सेटअप में हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, ये स्टॉक बिल्कुल 1600 लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो कॉल ऑप्शन थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है लेकिन फिर भी यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है क्योंकि इसके जनरली कॉल ऑप्शन के प्रीमियम हमेशा हाई साइड पे होते हैं। तो 58 के आसपास अब ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इसमें 45 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। टारगेट जो आना चाहिए करीब 75 रुपीज तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1620 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगी। तो ये कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है 75 के टारगेट के लिए। 75 के टारगेट के लिए जनाब 55 पे डिस्कशन शुरू हुआ था, बात करते करते अगर आप देखें तो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 रुपए, 63 रुपए हो गई शैल जी अगर आप देखें बात करते करते ये कॉल है। और शैल जी एक चीज है, आप देखिए 2-3 स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक हो गया SRT, दूसरा हो गया फेडरल बैंक जिस पर आपने टिप्पणी करी थी। फेडरल बैंक 102.55 पे याद रखिएगा इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज होगा और स्पेशली 25 अक्टूबर के बाद। और एक बार आप लिखे आइएगा चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस भी अच्छा करता हुआ। भाईजी साहब, चोला फाइनेंस, कैनफिन होम्स, ये 2-3 स्टॉक्स और थे जो कि 2 बजे से पहले काफी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव दे रहे थे। आपका टेक चोला या फिर कैनफिन होम्स पे? जी, चोला फाइनेंस रहेगा। सुमित जी के साथ आज 12 बजे के शो में भी हमने ये 604 के लेवल पे रिकमेंडेशन दी थी और ये इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। अलॉन्ग विद L&T फाइनेंस के साथ साथ इसमें भी काफी अच्छी बाइंग दिख रही है। तो हमें लगता है कि 630 तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे 650 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। जो एसएल लगाना है वो 590 का एसएल लगाकर पोजीशन यहाँ पे भी बनाई जा सकती है।
कन्वेंशन बनता हुआ आपकी स्क्रीन पे चोला फाइनेंस है डे हाई 615.30 फ्यूचर्स। प्रकाश गाबा सर, अभी चोला फाइनेंस, कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा स्टील की शॉर्ट कॉल पे, जेएसपीएल की शॉर्ट कॉल पे बात हुई। सर आपको कोई ट्रेड इस वक्त अच्छा लग रहा है आखिरी के 30 मिनटों के लिए? अब तो खैर 22 मिनट बाकी हैं। अच्छा लगता है, लेकिन अपनी एक तेजी है, रियलिटी पैक अच्छा लगता है। मुझे लगता है 440-45 तक जा सकता है स्टॉप होगा 420 का, तो यस डीएलएफ अच्छा लगता है। चलिए, इससे पहले कि हम लोग सिलसिला शुरू करें यहाँ पर बीटीएसटी और मोमेंटम ट्रेड्स का, डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर एक बार टाइटन को दिखा दीजिए। ये स्टॉक वीरेंद्र जी चेक करना अति आवश्यक है। निफ्टी में आप देखिए ये फिलहाल दूसरा सबसे बड़ा गेनर है, तो ये काउंटर भी सपोर्ट देता हुआ लगभग 1.8% ऊपर, और यहां पर जो पोजीशनिंग है चार्ट्स की वो अच्छी है, क्योंकि हम लोग फेस्टिवल सीजन और खासकर आज धनतेरस पर बैठे हुए हैं। यहां पर टिप्पणी करवाते हैं राजेश पालिया साहब से। राजेश जी, 2452 2453 आपके सामने है, काउंटर सपोर्ट लेता हुआ अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस पर। पोजिशनली बताइए टाइटन कहां जा रहा है? टर्म सेक्टर तो स्टॉक के पॉजिटिव है, और आज जो एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक में 2530 तक की अपसाइड यहाँ से शॉर्ट टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनकी भी पोजीशन या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 2420 के आसपास। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और इमीडिएट टारगेट होना चाहिए इसके 2490 से लेकर 2530 तक के। तो टाइटन में बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। ओवरऑल इसका सेटअप पॉजिटिव है, और आज की बाइंग ये दिखाती है कि स्टॉक में यहाँ से और भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो वीरेंद्र जी, गिरते हुए काउंटर में आपने कोई भी वॉल्यूम नहीं देखा, और आप देखिए आज जब हरा निशान है तो यहां पर कम से कम फिलहाल जो 3:10 हाल है 14,23,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसके ऑप्शंस पर नजर डालिए और उसके बाद शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला। फिलहाल 2453 कैश में। जी, इसके 2453 पे अगर स्पॉट ट्रेड कर रहा है तो इसकी कॉल लेके आइएगा आप जरा। टाइटन की बात करते हैं। देखिए, एक तो वो जो कॉल थी ना एसआरटी की, वो कॉल हुई है 63 रुपए। अब यहां पे अगर हम टाइटन की कॉल्स का डिस्कशन करने जाएं, 2454 पे स्पॉट है। पालवे साहब ध्यान दीजिएगा आप भी, 2454 पे स्पॉट है, और 2440 की कॉल इसकी ट्रेड कर रही है करीब 92 रुपए पे। आई थिंक ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। और 2460 की कॉल ट्रेड कर रही है 83 रुपए पे, 2480 75 रुपए पे। आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा है, तो फ्यूचर पे क्योंकि ऑलमोस्ट आपका अगर आप देखें 7580 रुपए मांग रही है, फ्यूचर्स पे ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पालवे साहब? हाँ बिल्कुल, देखिए स्टेबल स्ट्रक्चर है, और फिर अगर किसी को कॉल के थ्रू ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से 2500 की कॉल जो कि करीब 68 के आसपास ट्रेड करके उसमें ट्रेड किया जा सकता है। इसका जनरली बिहेवियर, इसकी प्रीमियम्स हमेशा हायर साइड पे होती है, तो 68 के आसपास 2500 की कॉल मिल रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2530 तक की अपसाइड टाइटन में आते हुए दिख सकती है बहुत जल्द। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए 85 रुपीज तक के, और यहाँ से स्टॉप लॉस रख ले करीब 58 का। तो 58 के स्टॉप लॉस से 2500 की कॉल ऑप्शन 85 के टारगेट पे बाय की जा सकती है। 140 नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव, यानी कम अगर आप देखें कॉस्ट पे करने के मद्देनजर 2500 की कॉल पर फोकस कर रहे हैं राजेश पालवी जी। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे है। रचना जी जरा एक बार आरबीएल को देखिएगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें ये 3 दिन की इसकी जो कैंडल्स का सेटअप है बहुत वाइल्ड रहा। कहां 215 की डिजेक्ट्री, फिर सडनली आप देखें पोस्ट अर्निंग्स 172 का लेवल। आज की कैंडल्स का अगर आप देखें जो का जोन है इतना वाइल्ड है कि पूछिए मत। आप आरबीएल को कैसे रेट कर रही हैं, और कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको यहाँ पर? जी, हालांकि आज का मूव काफी बड़ा है अपने आप में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी फर्दर एडिशन की पॉसिबिलिटी है, जो इसको अभी 260 पे है उसको वो 212 और 215 की तरफ विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज लेके जा सकती है। सवाल ये है कि आप एसएल कहाँ रखेंगे। पुरानी पोजीशंस वालों को एसएल ट्रेल करना चाहिए, नए वालों को 200 के आसपास एसएल लगाना चाहिए, और 212 और 15 का टारगेट लगाना चाहिए 2 to 3 डेज के टाइम फ्रेम के साथ। आपकी स्क्रीन पे चलिए अब एक काम करते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स इनकी अब जो कहीं ना कहीं
मौजूदगी है, थोड़ी सी वो उनकी बात कर लेते हैं। मोमेंटम ट्रेड्स फॉर टुमारो, वेडनेसडे याद रखिएगा एक्सपायरी डे। रचना जी, आप ही से शुरू करते हैं, आपका पहला कन्विक्शन मोमेंटम कॉल। जी, मेरी एक नजर बर्जर पेंट्स पे है। बर्जर पेंट्स अभी तक कोई मूव दिया नहीं है, लेकिन बेस अच्छा बनाया है, तो अगर ये जरा सा भी ऊपर जाता है तो उसका मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। अभी 759 पे फ्यूचर्स, जैसे ही 760-61 क्रॉस करेंगे तो ये ऐसा लगाया जा सकता है 753 पे, और ऊपर वाली साइड पे देयर कैन बी टारगेट्स ऑफ 775 एंड 780। बर्जर को पिक कर रही हैं 756 पर लॉन्ग ट्रेड के लिए, याद रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रचना जी का बर्जर पेंट्स। राजेश पालविया जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो, मोमेंटम कॉल। फाइनेंशियल स्पेस के साथ जाना चाहूंगा वीरेन जी, और उसमें मुझे M&M फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। M&M फाइनेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डेली वीकली सेटअप में स्टॉक में ब्रेकआउट विजिबल है। डेली सेटअप के हिसाब से तो देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस स्टॉक में आज लेते हुए दिख रहा है। तो M&M फिल्म का फ्यूचर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 197 198 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट आना चाहिए करीब 208 से 210 तक की अपसाइड ये फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। तो M&M फिल्म का फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखेंगे करीब 194.50 का। इवन अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो 200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है अभी 8 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 6 रुपए का, और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए करीब 14 रुपए से 16 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन पे भी आते हुए दिख सकती है। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल M&M फाइनेंशियल्स पर। जब से 10% सर्किट आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर लगता हुआ दिखा है, ये मोमेंटम छोटी और मंझली NBFCs में दौड़ता हुआ जोड़ते हैं। यहां पर अब आशीष बहेती जी को और श्रीकांत चौहान साहब को आपके मोमेंटम पिक्स कल के सत्र के लिए। आशीष जी, पहले आपकी बारी। मेरा मोमेंटम पिक रहेगा कॉटेज प्रॉपर्टीज का। आज नंबर्स के बाद एक नीजअप रिएक्शन जरूर दिखा स्टॉक में, बट वो जो पूरा फॉल था वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई और स्टॉक ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ट्रेजेक्टरी में आकर खड़ा है। जिस हिसाब से पूरा सेक्टर में बाइंग दिख रही है और जो पोजीशनिंग है कॉटेज प्रॉपर्टीज की, हमें सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है। 2500 के टारगेट्स इमीडिएटली दिखते हैं हमें स्टॉक में। 2300 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में ध्यान दीजिए। कुछ बिकवाली के बाद जहां पर नतीजों के चलते आपने कुछ लाल निशान आते हुए देखा था, वहां पर बाइंग के राय आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री आशीष बहेती साहब। श्रीकांत चौहान जी को जोड़ते हैं। चौहान जी, कहां है आपकी नजर? रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखते हैं तो वहां पे अच्छी तेजी बनी है। इनफैक्ट शोभा डेवलपर्स, अबोरा रियल्टी, उसके बाद इंडिया गोल्ड रियल एस्टेट और DLF, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काफी यूनिक फॉर्मेशन है। ये स्टॉक कभी भी अपने हाई के करीब आके क्लोज नहीं होता है, बट अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो इसने धनतेरस का दिन चुना है और ये डे हाई के करीब आके क्लोज होने की शायद चेष्टा करेगा। तो ओवरऑल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि ये वापस अपने 450 से लेकर 55 के लेवल्स को दिखा सकता है, और करंट लेवल से जितना स्ट्रेंथ बना है उसी बेसिस पे अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के चलते हैं 425 का, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो 430-31 में DLF को खरीदा जा सकता है। 450 के टारगेट के लिए 425 का स्टॉप लॉस रखे, और साथ ही साथ मुझे लगता है शेयर जी वेदांता पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज पूरे दिन में हमने काफी अच्छा एक बाइंग अक्यूमुलेशन देखा है। स्टॉक में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस लो के आसपास स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। 304 का स्टॉप लॉस रखे, हमें लगता है कि स्टॉक शायद 320 या 25 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेदांता और DLF इन दोनों को खरीदा जा सकता है। चलिए, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज का साथ देता हुआ DLF और यतिन जी की जो डीलिंग रूम चेक थी, वहां पर आपको HNI बाइंग की उम्मीद जताते हुए उन्होंने देखा था वेदांत पर। अब एक बढ़िया टेक्निकल कॉल स्विंग ट्रेड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर श्रीकांत चौहान साहब। तो ये 3 ट्रेड्स फिलहाल हम लोग अपने मोमेंटम के
उसमें डालते हैं और बढ़िया चेक अब आपको हम लोग करते हुए दिखेंगे फेडरल बैंक पर। वीरेंद्र जी, ये काउंटर आपको वापस 110, 112 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बार का साइज देखिए 102 रुपए और वॉल्यूम यहां पर 2,64,00,000 शेयर। एक बार यहां पर राय लेते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, फेडरल बैंक 6 दिन की गिरावट और आज काउंटर तेजी में चहकता हुआ। बिल्कुल शायद जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है आज स्टॉक में। जो गिरावट देखने को मिली थी कहीं ना कहीं वो हर एक स्टोरी में देख लेंगे। अब हमें लगता है ये स्टॉक वापस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 107 हमें लगता है इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। हमने पहले स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था करीब 98 का। अब ये स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करे। अब यहाँ स्टॉप लॉस को करीब 100 रुपए के आसपास टारगेट जो रहेंगे, पहले 107 और 109, ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल फेडरल बैंक को बाय करना है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है और ये बुल बैंक हमें लगता है कि जो एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है ये इसके प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में जिस तरीके से एक मोमेंटम बना हुआ है तो हमें लगता है फेडरल बैंक बिल्कुल यहाँ से बीटीएससी ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है। चलिए, फेडरल बैंक, लेकिन अभी 2 ट्रेड्स बाकी हैं। याद रखिएगा, मोमेंटम के लिहाज से फेडरल बैंक आपके स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई पर 4.5 रुपए पर। प्रकाश सर, आपका मोमेंटम ट्रेड कल के लिए? फेडरल बैंक ये स्टॉक मुझे सुबह मार्केट ओपन के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया था। बहुत अच्छी तेजी है, मुझे 110 नजर आता है फेडरल बैंक में। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, फ्रेश मूव शुरू हुआ है 6 दिन गिरावट के बाद। स्टॉप लगाइए 99 का बस फेडरल बैंक। आपका कन्विक्शन इस स्टॉक पे बनता हुआ, अभी डेडिकेटेड डिस्कशन इस स्टॉक पे हुआ है, फेडरल बैंक आप पिक करेंगे कल के लिए। आरबीएल को देख लीजिए जरा, आरबीएल पे भी डिस्कशन हुआ 208.65, क्या तेजी इस स्टॉक ने पकड़ी। अभी रचना जी के साथ डिस्कशन किया था, डे हाई पर आगे। अब मयूरेश जी, आपसे जो स्टॉक अभी पूछूंगा उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट या फिर जो मुनाफा है हमको चाहिए छोटी दीपावली पर और फिर एक चाहिए थोड़ा सा प्रॉफिट दीपावली के दिन। बताइए, ऐसा अर्निंग्स के लिहाज से, टेक्निकल टीम के लिहाज से जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता हो। अब बीटीएसटी, अब मोमेंटम, अब दीपावली, छोटी दीपावली पिक, कुछ भी कह लीजिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है सेंचुरी प्लाई, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नंबर्स अभी भी आए थे कुछ मिनटों पहले और नंबर्स लाजवाब है। टॉप लाइन ग्रोथ आप देखें तो 60% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इबिटा मार्जिन 20% कंपनी ने पोस्ट किया है कंपेयर टू 17% पिछले वर्ष के सिमिलर तिमाही में और 14% पिछले तिमाही में। जो भी इनके सेगमेंट्स है वीरू जी, आई थिंक प्लाईवुड आप कहें, लैमिनेट्स कहें, एमडीएफ कहें, पार्टिकल बोर्ड कहें, सारे सेगमेंट्स ने आई थिंक इबिट लेवल पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। डेट बिल्कुल बैलेंस शीट पे है ही नहीं। और सबसे मजे की बात है कि जो ईपीएस रिपोर्टेड नंबर है, पिछले वर्ष के लिए इनका ईपीएस रिपोर्टेड नंबर 8 रुपीज 60 पैसे था, आज के तारीख में लगभग 6 रुपया है। यही अगर परफॉर्मेंस ये तिमाही का जो 4 रुपया 50 पैसे इन्होंने पोस्ट किया था, अगर ये अगले 2 तिमाहियों में पोस्ट करते हैं तो 9 रुपया का अगर आप इजाफा 6 रुपया में डालते तो 15 रुपये ईपीएस कंपनी पोस्ट कर सकती है अगेंस्ट 8.5, विच इज ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंचुरी प्लाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे रियल एस्टेट सेल्स बढ़ रहे हैं, होम इंप्रूवमेंट या फर्नीचर जो बनेगा और जो होम इंप्रूवमेंट वैसे भी एग्जिस्टिंग घर में बनेगा, आई थिंक सेंचुरी प्लाई बिल्कुल मार्केट शेयर गेन करेगा। और इसके दोनों वेरिएंट्स है, प्रीमियम भी है और इनका एक सैनिक तरह की भी आता है जो 100 रुपए प्रति स्क्वायर फुट आता है, जो आई थिंक मीडियम क्लास हाउस होल्ड्स के लिए आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट होगा फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड प्लेयर। सेंचुरी प्लाई पे ध्यान दीजिए। काफी समय बाद मैंने, आप यकीन मानिए, इस चार्ट को देखा और 590 to 70, अमेजिंग। एक बात तो बिल्कुल सही कि इन्होंने, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट हो, चाहे वो अगर आप देखें थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव सेगमेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आज की तारीख में आप घर बनवाने के बाद अपने किचन का अगर आप देखें जब भी, या फिर वार्डरोब्स क्रिएट करवाने जाएंगे, सबसे पहले आपको प्राइस कोट प्रीमियम सेगमेंट में सेंचुरी वही किया जाएगा। शानदार परफॉर्मेंस, यानी रियल स्टेट में जो हम तेजी देख रहे हैं उसका एक भाग आपको कहीं ना कहीं टाइल स्टॉक्स में नजर आएगा, उसका एक भाग आपको सेंचुरी प्लाई में भी नजर आएगा। 593 गजब का स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा, आज की ये इसकी क्लोजिंग इसके करियर का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल होगा, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर सेंचुरी टेक्सटाइल्स। मीनवाइल ट्रेड्स पूरे हो गए, आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सारे ट्रेड्स आएंगे। आज अगर आप देखें, रचना जी ने
बजाज पेंट्स, राजेश पालवी जी ने M&M फाइनेंस दिया है, प्रकाश काबसर ने फेडरल बैंक की वकालत की है और साथ ही साथ सेंचुरी प्लाई पे दाव लगाने की बात कही है यहाँ पे मयूरेश जोशी ने। यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। और एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जो कि इस दौर के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ 5530 पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पिछले 5 दिन के सिंकिंग जोन से अगर आप देखें निकला ये स्टॉक और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 5330 पे। बहुत संक्षेप में इस पर इस बीच अगर आप देखें चोला फाइनेंस के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा करीब करीब समझ लीजिए कि 239 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ रुपए रहा है। एक काम करते पहले फिगर्स ले लेते हैं। तो प्रॉफिट्स में आप देखें जंप अच्छा खासा है, 239 करोड़ से अगर आप देखें बढ़ के 333 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे याद रखिएगा। ये टिप्पणियां की जा रही हैं साल दर साल। और यहाँ पे जो बॉटम लाइन का ये बॉटम लाइन का आंकड़ा है, आय का आंकड़ा भी अगर आप देखें कुछ देर में आएगा, लेकिन पहला फिर से अगर आप देखें नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं। चोला फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे कुछ देर पहले मैं बात कर भी रहा था, एक बार मैं इस चार्ट को भी अपने स्क्रीन पर डाल लेता हूं। समझ लीजिए कि 693 और यस नंबर्स के बाद अगर आप देखें टिक बाय टिक चार्ट्स लेके आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकता हुआ 700 पे गया और उसके बाद 693 पर है। तो यहाँ पे आय है करीब 3490 करोड़ से बढ़कर करीब 3580 करोड़ रुपए रही है। तो यहाँ पे करीब आप देखें तो यहाँ पर भी इजाफा है, लेकिन बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। बट स्टिल अगर आप देखें स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, बट ये काफी जल्दबाजी हुआ कहने के लिए। पालिया साहब आपकी राय, इसमें कोई एक बहुत रीजनेबल स्टॉप लॉस और बेस कहां पर रहेगा, कैसे अप्रोच करें? समबडी हु इज होल्डिंग लॉन्ग, एक ऐसा लेवल जो कि स्टॉप लॉस के तौर पे काम करना चाहिए। फाइनेंस होल्डिंग की बात कर रहे हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्टॉक 609 पे ट्रेड करता हुआ चोला हाइपर के जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है राजेश पालवी जी। ओके, तो चोला फाइनेंस की अगर हम बात करें 609 पे जो ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक तो काफी स्टेबल है और इसमें तो अपसाइड का ही ट्रेड यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि चोला फाइनेंस का सेटअप देखें तो स्टॉक तो एक ब्रेकआउट टेरिटरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 595 का और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 640 के आसपास। अगर हम चोला फाइनेंस होल्डिंग की बात करें तो वो स्टॉक में जरूर एक रेंज बाउंड मूव पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 696 के आसपास। ये स्टॉक में अगर हम देखें हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक 710 715 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे इसका जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वो है करीब 680 के आसपास। तो चोला फाइनेंस में तो बाय की सलाह है 625 630 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस होल्डिंग जो है उसमें हम वेट करेंगे 710 के ब्रेकआउट। जी वीरेंद्र जी, इस वक्त जरा ध्यान देंगे हम लोग वापस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। आपको 10% का जो सर्किट है वो खुलता हुआ दिख चुका है और स्टॉक ने फिर एक लंबी छलांग लगाई है। कैश में ये काउंटर आपको 1590 दिख रहा है और अभी भी 4 मिनट ट्रेड के। यहां पर पालविया साहब क्या कीजिएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर? क्या ये एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेड कल के लिए बनता है? 1630 तक की अपसाइड बिल्कुल हमें लगता है इस स्टॉक में आते हुए दिखेगी। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल कैरी करें। 1630 पहला टारगेट है, उसके ऊपर भी हमें लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है, क्योंकि जो वीकली चार्ट बने वो दिखाते हैं 1630 1650 तक के टारगेट। आपने जो यहां पर वीरेंद्र जी हाई देखा था 1588 का लगभग 26 अक्टूबर को, वो फिलहाल स्क्रीन पर टूट गया है और अब काउंटर कोशिश करेगा 1624, जो आपने कुछ समय पहले लगता हुआ देखा था ऑल टाइम हाई। जी हाँ, वो था लगभग समझिए 1625-96 आपको लगता हुआ दिखा था अप्रैल 2018। तो शायद ये काउंटर उस तरफ बढ़ता हुआ अभी भी बाजार में फिलहाल आपके सामने 2 या 3 मिनट अब बाकी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं समापन समारोह। बहुत बढ़िया तरीके से आज आपने एनबीएफसीज, चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़िया ट्रेड देखा। निफ्टी 40 अंक नीचे 17,890 के आसपास। बैंक निफ्टी 40,000 के पार कम से कम फ्यूचर्स में जाता हुआ और 39,918 कैश में 150 अंकों पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू।
एक नजर आते हैं शायद जी उन स्टॉक्स पे जो कि आज सब्सटेंशियल ओआई लेकर बंद हो रहे हैं कल के सेशन के लिए। अगर आप देखें, मैं अगर सिर्फ निफ्टी के ग्रुप में शामिल जिन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहूंगा जिनमें काफी सब्सटेंशियल ओआई बढ़ा, उसमें अगर आप देखें तो आज एक्सिस बैंक था, एसबीआई में करीब 25% का ओआई बिल्डअप। तो एसबीआई कल इवेंट से पहले एक बड़ा, अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ओआई एडिशन, इवेंट से पहले जो ओआई एडिशन होता है उसको लेके आज क्लोज होता हुआ। उसके बाद एचयूएल करीब 18% का एडिशन। और अगर आप देखें कुछ काउंटर जहां पे आज ओआई लूज हुआ, इस क्रम में सबसे ऊपर रहा, आप देख लीजिए तो पावर ग्रिड, ओएनजीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट, इन स्टॉक्स पर आप देखें लॉन्ग्स अनवाइंडिंग हुई। खैर, अगर आप सेक्टर के लिहाज से देखें तो नो डाउट आज बैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था जहां पे काफी लॉन्ग एडिशन हुआ। इस क्रम में अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक, एसबीआई करीब 25% और आरबीएल में अगर आप देखें तो करीब आरबीएल में भी काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन हुआ। उसके बाद फेडरल बैंक, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। तो आप समझ लीजिएगा कि आरबीएल, एसबीआई, फेडरल और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये 5 ऐसे बैंक्स थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बंद होने की तैयारी करते हुए। और मोमेंटम स्टॉक्स में आप देखें तो एक आरबीएल था, निजी बैंकों की अगर आप देखें मिड कैप की कैटेगरी में, जिसने काफी सब्सटेंशियल पुल बैक दिया। एसआरटी और टाइटन, ये 2 और ऐसे स्टॉक्स थे जो कि डे हाई पे क्लोज हुए, इन पे हमने ऑप्शंस भी पकड़े। एसआरटी अगर आप देखें तो आज डे हाई पर, और इसका वो ऑप्शन जो था करीब 57 से अगर आप देखें तो बढ़ के मेरे ख्याल से शायद 66 के आसपास बंद होता हुआ। और एसबीआई एक इवेंट से पहले आज अच्छी क्लोजिंग, एसबीआई ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। आपके स्क्रीन पर निफ्टी क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली, आप देखें एज पर द एडजस्टेड टेम्परेरी क्लोजिंग, अगर आप देखें 17,890 पे 39 अंक नीचे। तो वो जो 18,000 का अगर आप देखें जो कॉल राइटर था, उसने अपना काम बखूबी किया, उसने एग्जिट नहीं किया। 62 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था कल क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन बैंक निफ्टी की ये जो क्लोजिंग है बहुत सजी हुई है और अपना जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉल राइटर है उसके जोन के बेहद नजदीक हुई है। आईटी बैकफुट पता है 1.9%, नॉट एग्जैक्टली डिसाइसिवली, लेकिन मिड कैप्स के लिए दिन ठीक ठाक रहा, 1% ऊपर आज करीब 31,284 के स्तर पे। एडवांसेस अगर आप देखें तो आज ठीक ठाक रहा, 1694, डेडलाइन 906। लेकिन बैंकिंग का दिन था, एनबीएफसी का दिन था और कल एक बड़ा दिन याद रखेगा एसबीआई के नतीजे। शैल जी, आज सीधा सौदा की टीम कैसा रहा हाल, सूरत हाल? तो वीरेंद्र जी आप देखिए लगभग यहां पर 17 खिलाड़ी जोड़े गए थे, जहां पर आपने सिर्फ नतीजे आते हुए देखे। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे आशीष जी की टीम में, और इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स को यहां पर 7.3% वृद्धि के साथ 106 रुपए 80 पैसे पर काउंटर बंद हुआ है। वीआईपी क्लोजिंग 5% ऊपर 17 रुपए 95 पैसे। साइजर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 2.5% की वृद्धि देखी 161, और चंबल फर्टिलाइजर्स लगभग फ्लैट बंद होता हुआ 366.95 पर। नीरज जी की टीम पर अगर आप नजर डालें तो यहां पर आपने बढ़िया मोमेंटम उनकी तरफ से भी आता हुआ देखा है, और फिलहाल जो काउंटर्स उनकी तरफ से चमकते हुए दिखे। यहां पर पीआई इंडस्ट्रीज गिरावट के दौर से निकलता हुआ दिखा। इनका एक एक्विजिशन जो कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में मदद करता, वो फिलहाल वहां पर एक हल्का सा विराम लगता हुआ 7% नीचे 2790 पर यह काउंटर बंद होता हुआ दिखा। बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर में आप देखिए आज यूपी में क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है, 2.5% की आपने वृद्धि देखी। और इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे काउंटर्स थे जो आपको शुगर स्पेस में हरे निशान में चहकते हुए दिखे। मैंगनीज ओर ने कोई स्पेसिफिक और ग्रेड्स के प्राइसेस बढ़ाए, और ये काउंटर आपके सामने 1.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा नीरज जी की टीम में, जहां पर आपने मुनाफा आता हुआ दिखा 161 रुपए 10 पैसे पर। चलिए, ये तो सूरत हाल था फिलहाल हमारे दोनों कप्तानों का, लेकिन अब समय समाप्त हुआ कमाई के अड्डे का। आपका बहुत बहुत आभार श्रीकांत जी, रचना जी, बहिदी साहब, असित जी, गावा साहब और खासकर पालविया साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस धनतेरस के दिन इतने बढ़िया कॉल्स शेयर किए। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग उम्मीद करते हैं मां लक्ष्मी और कुबेर जी आपके पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग अकाउंट में और लॉन्ग टर्म होल्डिंग अकाउंट में भी बहुत बढ़िया तरीके से विराजमान रहेंगे। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाजत। यहाँ पर खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है।